एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसी आर्टिकल के संदर्भ में है। आज ऐसे ही मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बट मैं सुबह ऐसे ही पढ़ रही थी कि आज से 30 साल बाद जो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो गूगल ने कहा कि आज से 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जो जो वैल्यू है वो 17 लाख के करीब में होगी। 1 करोड़ रुपए 17 लाख में हो जाएंगे? नहीं नहीं, रुपया 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 17 लाख हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज जो सामान हम जो खरीद रहे हैं, अगर हम 1 करोड़ रुपए की से जो खरीद रहे हैं, जब हम आज से 30 साल बाद खरीदेंगे तो वो 1 करोड़ रुपए में उतना ही सामान आएगा जितना कि 17 लाख में आएगा उस टाइम पे। यानी इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जब पैसे की वैल्यू, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उसे हम महंगाई कहते हैं। यानी अगर हम एक बिस्किट का पैकेट अगर 1 साल पहले अगर हम 10 रुपए में खरीद रहे थे और आज वही बिस्किट का पैकेट अगर हमें 12 रुपए में मिल रहा है, तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि उस बिस्किट के पैकेट की वैल्यू बढ़ गई यानी उसकी कीमत बढ़ गई, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रुपए की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। अब 10 रुपए में वो सामान नहीं आ रहा, अब 12 रुपए दीजिए। दिस इज कॉल्ड महंगाई। टॉपिक महंगाई से कोई भी अछूता नहीं रह गया है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो। महंगाई से हम सब जो है वो अफेक्ट होते ही हैं, सबको अब इसका प्रभाव होता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में महंगाई समझने आते हैं तो फिर हमें जल्दी समझ में नहीं आता कि महंगाई क्या है, कैसे बढ़ती है, क्या रीज़न होते हैं। हालांकि दिस इज़ अ वास्ट स्टडी, बहुत ही गहरी पढ़ाई है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? सो इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज। इन्फ्लेशन एक साधारण बढ़त है, राइज है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मूल्यों में जो बढ़त हो जाती है गुड्स और सर्विसेज के, यानी सामान की या किसी भी प्रकार की सेवाओं की, ओवर टाइम, समय के साथ, रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसको कम कर देती है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि व्हेन 100 बाइज लेस दैन इट डिड बिफोर, 100 रुपए अब उतना नहीं खरीद पाता जितना पहले खरीद लिया करता था, तो इन्फ्लेशन हैज अकर्ड। इसका मतलब महंगाई हुई है। महंगाई के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग से जो है वो महंगाई कैसे बढ़ती है। तो कॉज बाय हाई डिमांड बट लिमिटेड सप्लाई। मान लीजिए कि चीज है ही नहीं मार्केट में, लेकिन लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसका उदाहरण हमने बहुत अच्छे से देखा कोरोना के टाइम पे, जब कुछ इंजेक्शंस या कुछ दवाइयाँ मार्केट में नहीं थी और लोगों को उसकी ज़रूरत थी। एक बहुत नॉर्मल सी दवाई है पैरासीटामोल या डोलो जो हम बुखार में खाते हैं, उस दवाई की भी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उपलब्धता इतनी नहीं थी। इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है कि फेस्टिवल सीजन स्पेंडिंग सर्ज। फेस्टिवल के टाइम पे त्योहार, हम हिंदुस्तानी लोग अमीर हो या गरीब हो, त्योहार तो हम मनाते ही हैं। अब त्योहार के टाइम पे हम चीज़ें खरीदते ही हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए जो चीज़ें होती हैं उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट, प्राइसेस राइज ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। जो किसी भी चीज़ को बनाने में जो लागत आई है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ गई है। अच्छा, वो लागत क्यों बढ़ गई? भाई हो सकता है कि फ्यूल जो एक बहुत ही मेन जो है वो की फैक्टर है, फ्यूल लॉजिस्टिक के काम आता है, उसकी कीमत बढ़ गई है, या रॉ मटेरियल जो है जो एक कच्चा जो माल है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो ओबियस सी बात है कि प्राइसेस हाई होंगे ही होंगे। कभी भी कच्चा माल या जो फ्यूल है अगर वो उसकी कीमत बढ़ती है तो साथ में जो है जो प्रोडक्ट है उसका भी
उसकी भी प्राइसेस बढ़ेंगी। एग्जाम्पल, स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस। अगर वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है अगर उसकी प्राइस बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है जो कीमतें बढ़ेंगी। बिल्ट इन इन्फ्लेशन रिजल्ट फ्रॉम अ वेज प्राइस स्पाइरल, वर्कर्स डिमांड उस प्रोडक्ट बिल्ट इन बनाने में ही बिल्ट फ्रॉम जो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, उसको बनाते वक्त ही जो है वो उसमें जो है वो उसकी लागत में जो है थोड़ा ज़्यादा आया। क्यों आया? क्योंकि वर्कर्स डिमांड हायर पे, बिजनेसेस रेज प्राइसेस। भाई मान लीजिए एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे हलवाई जो है मिठाई बनाते हैं और उन्होंने कहा भाई अब हम हमारी तनख्वाह बढ़ाइए। अब मालिक ने तनख्वाह बढ़ाई तो वो घाटा थोड़ी ना सहेगा, वो क्या करेगा, जो उनकी तनख्वाह बढ़ाई है वो मिठाई की कीमतों में ऐड ऑन कर देगा, तो ये भी जो है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, पोस्ट सैलरी हाइक प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज। जब सैलरी इंक्रीज होती है तो साथ ही साथ जो है वो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट में इंक्रीज आ जाता है। तो महंगाई बढ़ने के ये 3 मेजर कारण हैं। पहला डिमांड की वजह से, दूसरा जो बनाने में जो लागत आई है उसकी वजह से, और नंबर 3 बिल्ट इन जो बना रहे हैं वो उनकी सैलरी या वेजेस बढ़ाने की वजह से। अब है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला, इंटरनल फैक्टर, कुछ हमारे घरेलू डोमेस्टिक रीजन होते हैं, जैसे मनी सप्लाई, मोर मनी मोर डिमांड हायर प्राइसेस। मान लीजिए कि हमारे मार्केट में बहुत पैसा है, सबके पास पैसा है, तो सब लोग मार्केट जा रहे हैं, सबको सामान चाहिए, तो ओबियस सी बात है कि अगर उतना डिमांड नहीं है, और ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो ओबियस सी बात है कि प्राइसेस जो है वो हाई हो जाएंगे। मनी सप्लाई, मोर मनी मोर डिमांड हायर प्राइसेस। क्रॉप यील्ड, पुअर मानसून और क्रॉप फेलियर, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन। अगर मानसून सही नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है हमारी मानसून्स पे, अगर वो नहीं सही रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अनाज है वो उतना नहीं, उसकी पैदावार उतनी नहीं होगी, तो उस टाइम पे भी जो क्रॉप से जो प्रोडक्ट बनेंगे या क्रॉप, उसका जो है वो रेट बढ़ेगा। प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, डोमेस्टिक फ्यूल रेट, लेबर अनरेस्ट और सप्लाई चेन बॉटलनेक। प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक, डोमेस्टिक फ्यूल रेट, लेबर अनरेस्ट और सप्लाई चेन बॉटलनेक, ये भी हो सकते हैं कि प्रोडक्शन में, लॉजिस्टिक में जो जहाँ पे सामान बन रहा है और जहाँ पर ले जाना है उसको, इसमें जो है वो ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। डोमेस्टिक फ्यूल रेट, जो घरेलू जो हमारा जो फ्यूल है उसका जो रेट है बढ़ गया है। लेबर अनरेस्ट, जो लेबर है उन्होंने जो है वो धरना दे दिया है। और सप्लाई चेन में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये घरेलू जो है वो रीजंस होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? तो ऑयल प्राइस, तेल की कीमतें अगर बढ़ी, इंडिया इंपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड, जो हम ज़्यादा, इंडिया जो है वो ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी मंगवाता है तेल। प्राइस शॉक इम्पैक्ट ऑल सेक्टर, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो वो हमारे सारे सेक्टर को प्रभावित करती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब ट्रेड एंड शिपिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर कहीं पर भी किसी दो, मान लीजिए हमारा नहीं हुआ बट किसी भी दो अलग देश का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वो देश अपना कोई भी वो ब्लॉक कर दे रहा है रास्ता, और हमें अगर अब दूसरे रूट से आना पड़ रहा है और वो अगर लंबा रूट आ रहा है, तो फिर हमारा जो कॉस्ट है वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शिपिंग होगी वो एक लंबे रूट से होगी। करेंसी फ्लक्चुएशन, वीक रूपी, कॉस्टली इंपोर्ट्स और इन्फ्लेशन, या फिर जो फ्लक्चुएट हो रहा है, करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो उससे भी जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सारे रीजन होते हैं महंगाई बढ़ने के। अब हम यहाँ पर देखें रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उपभोक्ता जो बढ़ी हुई कीमत अदा करता है उसे हम कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। और रिटेल यानी फुटकर जो है, और होलसेल इन्फ्लेशन ट्रैक्स प्राइस चेंज एट द बल्क और प्रोड्यूसर लेवल। जो बना रहा है अभी उसी बनाते वक्त ही अगर लागत बढ़ गई है और उसी होलसेल पे, तो उसे हम कहते हैं होलसेल इन्फ्लेशन।
होलसेल इन्फ्लेशन। ये दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक रिटेल और एक होलसेल। अगर हम मोटा मोटी देखिए, मैं भी कोई इकॉनमी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बट महंगाई से तो हम भी प्रभावित होते हैं। तो थोड़ा महंगाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में हमने थोड़ा इन अ नटशेल मोटा मोटी तौर पे हमने समझा। अच्छा, हमने ये क्यों समझा? क्योंकि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी टॉपिक को समेटता हुआ है, इसीलिए हमने थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में जाना कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज महंगाई, और महंगाई का मतलब होता है कि भाई आज जो सामान 1,000 रुपये में मिल जा रहा है, अगले साल 1,000 में नहीं मिलेगा, अगले साल हो सकता है उसके लिए, अब ये डिपेंड करेगा महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो 1100 में मिलेगा, 1200 में मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये तो महंगाई डिसाइड करेगी। तो इसे हम कहते हैं महंगाई, यानी पैसे की वैल्यू डिक्रीज होना या सामानों की कीमत इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। हमारा जो हेडिंग है दैट इज ईजिंग प्राइसेस। ईजी का मतलब होता है आसान, यहाँ पर ईजिंग प्राइसेस का मतलब है कि कीमतें जो हैं वो, मूल्य जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। इन्फ्लेशन इज फॉलिंग, महंगाई फॉल कम हो रही है, बट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब अनिश्चितता, प्रेडिक्टेबल होता है निश्चितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी अनिश्चितता फैक्टर, इसके साथ जो एक फैक्टर है इज हाई नाउ, वो बहुत हाई है, अभी अनिश्चित सा है। क्यों भाई, क्यों अनिश्चित है? चलिए पढ़ें हम। द इन्फ्लेशन डेटा फॉर मे शो जस्ट, जो मे का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो दर्शाता है जस्ट हाउ मच कैन चेंज इन 1 मंथ, कि एक ही महीने में कितना कुछ बदल सकता है। Retail inflation came in at 75 month low of 2.8%। जो फुटकर जो रिटेल जो मार्केट था, इन्फ्लेशन केम वो आ गया इन एट 75 महीनों का सबसे लो ऑफ 2.8%, 2.8% में इन मई में विद ईजिंग, क्योंकि जो ईजिंग कम हो गई, फूड प्राइसेस खाने की जो प्राइसेस थी वो कम हो गई। द मेन रीजन, ये रहा मेन मुद्दा, क्यों कम हो गई महंगाई? क्योंकि फूड प्राइसेस कम हो गए। बिहाइंड दिस फॉल, ये जो महंगाई गिरी है उसके पीछे जो मेन था वो फूड प्राइसेस कम होना। होलसेल इन्फ्लेशन जो होलसेल इन्फ्लेशन था वो भी स्लो हुआ टू जस्ट 0.5%, ये भी कम हुआ। द लोएस्ट इन मोर दैन अ ईयर, और एक साल से ज़्यादा में भी ये अपने लोएस्ट पे आया। अब हम देखें, रिटेल में भी कमी आई और होलसेल में भी। द प्राइमरी, जो प्राथमिक ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, यहाँ पर इस चीज़ को जो लेकर आया उसे हम कहते हैं ड्राइवर हियर। मेन कौन सी चीज़ थी जो इसे लेकर आई? अपार्ट फ्रॉम फॉलिंग फूड प्राइस, इसको छोड़ दें, अगर हम अपार्ट फ्रॉम का मतलब को छोड़कर, अगर खाने की कीमत जो गिरी हुई कीमतें थी इसको छोड़कर और क्या चीज़ थी? वॉज अ ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 12.4%, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी होता है कम होना, जो कम हुआ कितना? 12.4% इन क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल था, एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, इनकी प्राइसेस में जो कमी आई वो भी एक रीजन था फूड प्राइस की कीमत को छोड़कर। एंड ओवर सप्लाई ऑफ ऑयल, एंड तेल का जो ओवर सप्लाई हुआ, एंड अ शोइंग ग्लोबल इकॉनमी, और एक ग्लोबल इकॉनमी हैड मीन, और जो एक स्लोइंग ग्लोबल इकॉनमी थी, और ग्लोबल इकॉनमी भी बहुत स्लो है, हैड मीन दैट द मंथ्स लीडिंग अप टू मे, कि जो मई के बाद जो महीने आएंगे, मे हैड सीन ऑयल प्राइसेस फॉल कंसिडरेबली, कि ऑयल का जो प्राइसेस थी वो कम हुई। विद इंडिया
भारत जो है इम्पोर्टिंग अबाउट 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट, 80% जो है हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। दिस इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू, और फिर ये जो वास्तव में ट्रांसलेटेड इनटू, इसका क्या अर्थ है, इज ट्रांसलेटेड इनटू लोअर होलसेल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। और भाई हम 80% जो है वो तेल खरीदते हैं, तेल की कीमत कम हुई तो हमारा होलसेल जो इन्फ्लेशन था वो भी कम हुआ। The Reserve Bank of India had in its monetary policy announcement on June 11 predicted, जो RBI है हमारा, उसने अपनी monetary policy में announcement किया 11 जून को और predict किया that, क्या predict किया that इन्फ्लेशन फॉर द ईयर, जो इस साल का जो इन्फ्लेशन है फॉर द ईयर वुड कम इन, वो इन एट एन एवरेज ऑफ 3.7%, ये 3.7% पर आ जाएगा, डाउन फ्रॉम इट्स फॉरकास्ट, जैसा पूर्वानुमान फॉरकास्ट किया गया था, ऑफ 4% इन अप्रैल, 4% अप्रैल में। अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन इन जून कुड कम इन एज लो एज 2%। तो कुछ एनालिस्ट विशेषज्ञ का कहना है कि जून में इन्फ्लेशन जो है वो 2% तक आ सकता है। द लोअर एंड ऑफ द आरबीआईज कंफर्ट बैंड, जो ये लोअर है एंड ऑफ द आरबीआईज कंफर्ट बैंड, since current factors impact the data with a considerable lag, since current factor जो अभी वर्तमान में फैक्टर है, इम्पैक्ट प्रभाव डालेंगे, ये जो आंकड़े आए हैं विद अ कंसिडरेबल लैग। अब इस चीज को भी हम अभी हम नहीं कह सकते, एक कंसिडरेबल समझने वाली लैग अभी है, एक जो है बीच में गैप है। अब यहाँ पर जो ये आया है 2%, तो आपको समझना होगा कि आरबीआई, जिसे हम अपने बैंकों का बैंक कह सकते हैं, एक जो मेन हमारा जो पूरे हमारी कंट्री के जो इकॉनमी या मनी का फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है आरबीआई। इन्फ्लेशन जो वगैरह को कैसे कंट्रोल करना है ये सब आरबीआई जो है वो करते हैं। आरबीआई एक फॉर्मूले पे काम करता है जिसे हम कहते हैं 4+-2 का फॉर्मूला। 4+-2 का फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कि 4 में अगर हम 2 जोड़ें तो आएगा 6%, यानी कि मैक्सिमम महंगाई 6% से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करेगा, और 4 में से 2 माइनस कर दें तो बचता है 2%, और इससे कम नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे हम 4+-2 का फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि अगर 2% से कम महंगाई हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी, सब चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी और फिर जो है हमारी कंट्री ग्रो ही नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। तो आरबीआई कंट्रोल में रखता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है पॉलिसीज बना सके। आ जाए हम यहाँ पर ओवरऑल द फीलिंग अंटिल नॉट टू लॉन्ग अगो वॉज दैट, अभी कुछ टाइम पहले तक जो हमारी फीलिंग थी वो ये थी दैट इन्फ्लेशन की महंगाई वुड कंटिन्यू टू ईज, वो और कम होती रहेगी। बट देन फिर अचानक क्या हुआ, इजराइल अटैक्ड ईरान, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, एंड द मॉनसून्स प्रोग्रेस, और जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस था अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में स्लोड, वो भी थोड़ा धीरे हो गया। बोथ डेवलपमेंट्स दैट आर लाइकली, और दोनों ही ये जो गतिविधियां हैं, ये जो हुआ ये इजराइल का ईरान पर अटैक या फिर मॉनसून का थोड़ा स्लो हो जाना, उसमें आर लाइकली संभावना है टू अफेक्ट, कि वो प्रभावित करेगा द 2 की फैक्टर्स, जो 2 मेन फैक्टर्स हैं महंगाई के। वो कौन सी चीज़, फ्यूल एंड फूड, ईंधन और खाना। भाई फ्यूल सारे लॉजिस्टिक में यूज होगा और फूड दैट इज द मेन कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर जो है वो इंडेक्स में आता है। दैट हैड अंटिल नाउ, जिसकी वजह से लेड टू द फॉल इन ओवरऑल इन्फ्लेशन। अभी हमने पढ़ा कि फूड की कीमतों में गिरावट आई और फ्यूल में, इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ। अब देखें ऑयल प्राइसेस जंप्ड
ऑयल प्राइसेस बढ़ गई एज मच एज 8% इन अ सिंगल डे फॉलोइंग इजराइल्स अटैक ऑन ईरान ऑन जून 13। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया वैसे ही जो है वो बढ़ गई, 8% बढ़ गया। द हिंदू हैड लास्ट वीक रिपोर्टेड, हिंदू ने लास्ट वीक पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था दैट एन एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, कि दोनों देशों के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है, एंड अ रिजल्टेंट ब्लॉकेज ऑफ द, और इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ब्लॉकेज ऑफ द वाइटल स्ट्रेट ऑफ, एक जो बहुत ही वाइटल, जो बहुत ही प्रमुख एक स्ट्रेट है ऑफ हॉर्मूज, could result in, उसका परिणाम हो सकता है 40 to 50% increase in shipping cost for Indian exports and imports। उसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो खर्चा है वो 40 से 50% बढ़ सकता है। अब ये क्यों बढ़ सकता है, तो बस इतना समझिए कि अगर हम कहें कि भारत में, मान लीजिए हमने ये कहा ये भारत है और यहाँ अगर हमें कोई सामान लाना है तो अगर हमें इस कंट्री से लेकर आना है और ये एक स्ट्रेट है जो ईजिली यहाँ तक हमें ला दे रहा है, लेकिन अब अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए और इसी सामान को लाने के लिए अब हमें एक लंबी दूरी तय करनी पड़े तो खर्चा तो हमारा बढ़ेगा ही। ऐसा ही है कि एक स्ट्रेट है, हॉर्मूज स्ट्रेट, अगर ये बहुत दूरी को कम कर देता है, अगर ये ब्लॉक हुआ तो फिर हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लंबी दूरी तय करके लाना पड़ेगा या भिजवाना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, and could impact India's oil supplies from key sources, और जो हमारा ऑयल का सप्लाई है अपने की सोर्सेज से, जैसे कि इराक, सऊदी अरबिया एंड द यूनाइटेड अरब, ये जो एरियाज हैं जहाँ से हम, ये जो कंट्रीज हैं जहाँ से हम मंगाते हैं तेल, वहाँ से लाने के लिए हमें एक लंबा रूट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन अनलाइकली इवेंचुअलिटी, ये कोई ऐसा नहीं है कि असंभव है। ईदर विद कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेट टू होल्ड अ मीटिंग दिस वीक विद ट्रेड एंड शिपिंग सेक्टर, और जो है मिनिस्ट्री जो है वो ऑफिशियल ने तय किया है कि वो एक मीटिंग हेल्ड करेंगे विद ट्रेड एंड शिपिंग सेक्टर स्टेक होल्डर्स, जो पार्टिसिपेंट हैं, टू डिस्कस, बात करने के लिए कि हाउ द गवर्नमेंट कैन ईज देयर डिस्ट्रेस, कि सरकार कैसे उनके इस परेशानी को थोड़ा कम कर सकती है। कॉस्टलियर इनपुट, क्योंकि अगर हमने कॉस्टली दिया, स्पेशली ऑयल, खासकर तेल, विल इवेंचुअली मूव द इन्फ्लेशन निडल बैक अप, तो जो महंगाई कम हुई है वो फिर जो है इवेंचुअली फिर जो है वो वापस उसकी सुई अपनी जगह आ जाएगी। द मॉनसून हैज पिक्ड अप पेस अगेन, मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियल, मौसम विभाग ने कहा है, बट इट इज स्टिल अर्ली डेज, लेकिन ये अभी भी थोड़ा जल्दी है, थोड़ा वेट करें। इन द पास्ट इवन दो द ओवरऑल मानसून हैज़ बीन सेटिस्फैक्ट्री, हालांकि पास्ट में हमने देखा है कि बारिश जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रही है, एक संतोषजनक रही है। इट्स अनइवन स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय स्पैशियल, कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, कहीं पता चला बहुत ज़्यादा कई सेंटीमीटर में हुई और कहीं नहीं हुई, तो जो स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षेत्रीय, हैज़ लेफ्ट सेवरल एग्रीकल्चर एरियाज पार्च, जिसकी वजह से कई कृषि जो एरियाज हैं वो सूखे रह जाते हैं। इट इज़ फार फ्रॉम सर्टन, अभी हम बहुत दूर हैं निश्चितता से, दैट फूड प्राइसेस विल कंटिन्यू देयर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, कि क्या जो फूड प्राइसेस हैं वो अपने गिरने की का जो ट्रैजेक्टरी है, रास्ता वही रखेंगे या चेंज आएगा। इन इट्स लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग द आरबीआई शिफ्टेड इट्स स्टैंड्स टू न्यूट्रल, जो आरबीआई है उसने अपने न्यूट्रल से अपने स्टैंड्स को शिफ्ट कर लिया है, इंडिकेटिंग, ये कहकर दैट इट वाज एज रेडी टू रेज इंटरेस्ट रेट, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं एज इट वाज टू कट देम, अगर ये ठीक करना है तो। दिस वाज प्रीसिएंट, लेकिन अभी ये हम प्रीसिएंट का मतलब अभी हम पहले से ही प्रीसिएंट, पूर्व ज्ञान, एज द लास्ट फ्यू वीक्स हैव शोन जस्ट हाउ निम्बल, क्योंकि अभी हम ये पहले से ही सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले
कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कितना निम्बल तेजी से होता है मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू बी इन दीज इंक्रीजिंगली, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है कैसे हमें तेजी से बदलना होता है इस बढ़ती हुई अनप्रेडिक्टेबल टाइम पर। अनप्रेडिक्टेबल है भाई, अब हमने तो झगड़ा नहीं किया, अब इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ, अब उसका भी इम्पैक्ट अगर हम पे आ रहा है तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो समटाइम कई बार ऐसा हुआ है कि या होता है कि अनप्रडिक्टेबल सी घटनाएं घट जाती हैं जिससे इन्फ्लेशन प्रभावित होता है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई इज जस्ट वेटिंग कि जो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो थोड़ी सर्टन हो तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो ठीक किया जाए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, महंगाई क्या होती है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाता है कब घटाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, बुकिश नहीं, दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी इकॉनमी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो थोड़ा पढ़िएगा इन सारे एरियाज़ के बारे में, अदरवाइज हम आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जिस तरह से पढ़ती हूँ अगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो हाउ आई डिग फॉर मोर नॉलेज, तो जब भी हम वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर कि हाउ आई स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा हम वर्ड्स देखें तो पहला वर्ड आया वाइटल, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, अति अनिवार्य, और ड्रास्टिक, इंटेंस, एक्सट्रीम, बहुत ही गहन गहरा, दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिक। निम्बल, क्विक इन मूवमेंट, तेजी से। ट्रैजेक्टरी, पाथ या कोर्स, रास्ता। कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट या नोटिसेबल है एक ठीक ठाक मात्रा में। एस्केलेशन, सर्ज या इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज को एकदम बढ़ा देना। स्टेक होल्डर, दावेदार या पार्टिसिपेंट। प्रीसिएंट, फॉरसाइटेड, पहले से पता हो जिसको, प्रीसिएंट। प्रेडिक्ट, फॉरकास्ट या प्रोजेक्ट, पहले से प्रिडिक्ट कर देना, अनुमान। डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंजाइटी, चिंता। पार्च्ड, एक्सट्रीमली ड्राई, सूखा। इवेंचुअलिटी, पॉसिबिलिटी और आउटकम, संभावनाएं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी कि कोई चीज अनिश्चित है। सारे वर्ड आए थे, आप देख लीजिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। जो हम प्रेडिक्ट वगैरह तो हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। चलिए अब जरा हम क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन पूछा, आपने पढ़ लिया है पूरा पैसेज, तो अब पैसेज अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पहले ही ढूंढ लीजिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसे व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉल इन रिटेल इन्फ्लेशन टू 2.8% इन मे एज पर द आर्टिकल। आर्टिकल ने क्या बताया कि महंगाई में गिरावट क्यों आई थी, बताया तो कि फूड और ऑयल की कीमतें गिरी थी इसीलिए महंगाई भी गिरी। सो ईजिंग फूड प्राइसेस एंड फॉलिंग क्रूड एंड गैस प्राइसेस, इसकी वजह से महंगाई में भी जो है वो गिरावट आई। आपको पहले से ही मालूम था ये, अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा तो यू नो ऑल द पॉइंट्स। नाउ व्हाई इज देयर स्टिल कंसर्न डिस्पाइट द डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। भाई इन्फ्लेशन में कमी आई है, उसके बावजूद भी चिंता का क्या विषय है, क्या क्यों कह रहे हैं कि हमें चिंता है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे आ गई है, लेकिन कोई भी जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो है या कोई भी और फैक्टर जो है वो वापस महंगाई को बढ़ा सकती है। आंसर इज डी, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड मॉनसून फेलियर कुड रिवर्स द ट्रेंड, ये ट्रेंड को वापस कर सकती है। According to the article, how might tension in the Strait of Hormuz impact India's economy? कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर टेंशन हुई तो वो भारत की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगी, तो आपको पता ही है कि कैसे करेगी, कि बाय इंक्रीजिंग शिपिंग एंड इंपोर्ट कॉस्ट ड्यू टू ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हम सीधे चले गए पर पता चला ये वाला रास्ता ब्लॉक है और अब हमें इतना घूम के जाना पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो बढ़ ही गया ना। तो अगर हम नॉर्मली भी अगर हम वैसे भी
अगर हम भी यात्रा करते हैं तो स्ट्रेट अगर नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो उस पर जो है वो बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ भी वही है, अगर हम एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, सी द मेन थिंग इज नाउ यू आर इफ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप स्कूल में नहीं है जहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर ढूंढे, होता है बट अब बहुत ही कम एग्जाम में ऐसा होता है। एक बार अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना टफ नहीं होगा। लेकिन अगर पैसेज समझ में नहीं आया तो फिर आप वही करेंगे कि बार बार जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर ढूंढेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर ढूंढेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बिना इन टोटलिटी जब तक समझ में नहीं आया तब तक क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आते। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि पैसेज को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको, या आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इन्फ्लेशन के बारे में पढ़िएगा और आर्टिकल कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।